अमेरिका की हालत जहां बहुत खराब है, वहीं हिंदुस्तान उससे काफी बेहतर परिस्थिति में है। लेकिन देश में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। आज यह आंकड़ा लगभग 60,000 तक पहुंच गया। टोटल मौतों का आंकड़ा 1981 तक जा चुका है। अनुमान था कि मई तक कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी स्प्रेड लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की राय में कोरोना जून जुलाई तक पीक कर सकता है, जो मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद सवाल यह है कि 17 मई के बाद क्या होगा। चुनौती कितनी बड़ी है, उसे समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। ये नक्शा देखिए। आईसीएमआर ने 23 अप्रैल के इसी नक्शे को दिखाकर पूरे देश को भरोसा दिलाया था कि 16 मई के बाद कोरोना जीरो हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। इस नक्शे में देखिए, 16 मई तक कर्व को डाउन होना था, मतलब यह कि शून्य हो जाना था, क्योंकि 23 अप्रैल तक जो अनुमान लगाया गया था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन वास्तविक स्थिति काफी कम थी। और इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आईसीएमआर ने 16 मई तक का डेटा निकाला था। नंबर देखिए, ये है 8 मई का डेटा। केस 56,342, एक्टिव 37,916, मौत 1,846। 8 दिन बाद यानी 16 मई को यह डेटा नील होना था, लेकिन आज की स्थिति बेहद डराने वाली है। इसी खतरे का जिक्र एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी किया है। मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। लेकिन इस पे कई और चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सका। आईसीएमआर का डेटा और एम्स के डायरेक्टर के इन डेटा और अनुमान से ये बात क्लियर हो गई है। 16 मई तक संक्रमण के जीरो होने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं। इसलिए 17 मई के बाद भी वो शहर जहां सुपर स्पीड से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उन शहरों का बंद रहना तय है। मतलब साफ है कि जून, जुलाई और अगस्त 90 दिन का लॉकडाउन बढ़ सकता है, जिसकी संभावना पूरी दिख रही है। आपके मन में जो सवाल था, जो डर था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया टीवी के संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने भी पूछा कि अगर पीक आने वाला है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं। फिर इसका विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि आने वाली चुनौती कितनी बड़ी है। एम्स के डायरेक्टर का एक बयान आया कि जो कोरोना का पीक है वो जून जुलाई तक जाएगा, तो क्या हम इस लड़ाई को इतने लंबे समय तक लड़ने के लिए तैयार हैं, और क्या हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो तैयार है इतनी लंबी इस लड़ाई को लड़ने के लिए? सर, विद रेस्पेक्ट टू जैसे कि एम्स के डायरेक्टर साहब ने कहा है, और इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि अगर हम रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट उसको फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि हम पीक को अचीव ना करें, हमारा कर्व इसी तरह से फ्लैटन रहे। लेकिन जिस भी समय पर अगर हम कोई भी प्रिकॉशंस का, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस का पालन नहीं करते हैं, तो केसेस में स्पाइक आने की संभावना रहती है, जिसके लिए ही हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमें हर तरह का सपोर्ट दिया जाए, कम्युनिटी सपोर्ट मिले, फील्ड में हर तरह से एक्शन और सपोर्ट हमारा उस तरह से चलता रहे कि हम उस पीक को ऑब्जर्व ना कर पाएं। सीधी भाषा में समझें तो लापरवाही की तो ना तो सरकार बचा सकती है और ना ही भगवान। कोरोना से बचने के लिए खुद को कोरोना से दूर रखना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीमारी एक बार में ही खत्म हो जाएगी। हमें कोरोना के साथ जीना होगा और धीरे धीरे ही कोरोना के मामलों में कमी आएगी। सोचिए, जो सरकार 16 मई तक इसे खत्म होने की बात कर रही थी, आज ये बातें क्यों कर रही है? इसलिए जो लोग ये मानकर बैठे हैं कि अब चिंता की बात नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य सचिव की इन बातों को जरूर सुनना चाहिए। आज जरूरी है कि जब हम रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जब हम माइग्रेंट वर्कर्स के रिटर्न आने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है जो हमें समझना होगा कि वी हैव टू ऑल्सो लर्न टू लिव विद द वायरस। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग टू लिव विद द वायरस, तो बहुत जरूरी है कि जो वायरस से बचने से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं, हम उसको कम्युनिटी में एज ए बिहेवियर चेंज के रूप में लाएं। चैलेंज बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हमें सबके सपोर्ट की जरूरत है, मुख्यतः कम्युनिटी सपोर्ट की जरूरत है। सरकार जब एक एफर्ट्स अपने इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट मेजर कर रही है, तो आज जरूरत है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा भी जो अक्रॉस द कंट्री हमारे जो जिले, हमारी पॉपुलेशन फैली है, वहां पर एक बिहेवियरल चेंज के रूप में ये सारी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट की जाएं।
अब एम्स के डायरेक्टर ने एक और शब्द का जिक्र किया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह शब्द है मॉडलिंग। अब ये मॉडलिंग क्या होती है? मॉडलिंग मतलब आज के डेटा का विश्लेषण करके कल की भविष्यवाणी करना। मॉडलिंग है, भविष्यवाणी है। जैसे अमेरिका को लेकर किया गया है कि कोरोना से मरने वाले 2 लाख तक हो सकते हैं, और इसी मॉडल का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। इसी मॉडलिंग मॉडल का जिक्र एम्स डायरेक्टर ने किया है। अभी हिंदुस्तान में भी पीक आना बाकी है। क्या होता है मॉडलिंग मॉडल? अब जरा उसे भी समझ लीजिए। मॉडलिंग से डेटा इकट्ठा करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, मेडिकल फील्ड से जुड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट यानी महामारी रोग विशेषज्ञ स्टडी करते हैं। ये एक्सपर्ट इन्फेक्शन रेट डेटा के आधार पर अपना अनुमान बताते हैं। ये ज्यादातर थ्योरेटिकल मॉडल होते हैं। दूसरा, अर्थशास्त्री वर्तमान के डेटा को देखकर ट्रेंड को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। वो देश में उस वक्त अपनाई जाने वाली नीतियों के आधार पर अपना विश्लेषण करते हैं, जो ज्यादातर एविडेंस के आधार पर होता है। एपिडेमियोलॉजी डेटा में दिक्कत यह होती है कि कभी-कभी स्टडी 2 महीने पहले की गई होती है तो नतीजे अलग आते हैं। आज की परिस्थितियों में नतीजे बदल जाते हैं। मसलन मार्च की स्टडी अगर मई में पीक आने की बात कहती है तो हो सकता है उसमें निजामुद्दीन का मरकज मामला, या लॉकडाउन बढ़ाने की बात, या लॉकडाउन 3.0 में शराब की दुकानों में छूट की बात का जिक्र ना किया गया हो। एक्सपर्ट मॉडलिंग मॉडल के डेटा अमेरिका और यूरोप पर सटीक बैठ रहे हैं। एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल में कई मापदंड होते हैं जिन पर उनका डेटा निर्भर करता है। इसलिए अगर आप भारत का डेटा नहीं लेते हैं, अर्बन रूरल डेटा को नहीं देखते, भारत की एज प्रोफाइल नहीं देखते, ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट को नहीं देखते, तो आपकी स्टडी के नतीजे बहुत सटीक नहीं आएंगे। इसी का जिक्र आज स्वास्थ्य सचिव ने भी किया। जब हम कोई एनालिसिस करते हैं, और जितना आप डिफरेंट टाइप के एनालिसिस इस टाइम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, तो कुछ हजार से लेके कई करोड़ तक केसेस का आकलन उन्होंने प्रोजेक्शन में दिया है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम कोई एनालिसिस करना चाहें उस केस में, उसके वेरिएबल्स इस टाइम इतने ज़्यादा हैं कि उसके कारण से ही जो ये फिगर्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी वाइडली वेरिंग होती है कि उसके बेसिस पर एक फील्ड एक्शन को डिटरमिन करना, आई थिंक इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम ये आइडेंटिफाई करें कि आज हमारे केसेस किस गति से बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंट आकलन, जिसको हम चाहे ग्रोथ रेट ऑफ केसेस बोल सकते हैं या हम उसको डबलिंग रेट बोल सकते हैं, जो उसका इन्वर्स है, यानी कि कितने दिन में केसेस डेवलप हो रहे हैं। तो उसके बेसिस पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम पा ही रहे हैं कि जैसे करीब 10 दिनों में हमारा आज डबलिंग रेट नोट किया जा रहा है। और उससे लिंक इशू ये है कि अगर हम एक पर्टिकुलर डबलिंग रेट नोट करते हैं, तब हम ये एनालिसिस करना जरूरी है कि किन पर्टिकुलर प्रांतों में, किन जिलों में या किन सिटीज में वह रेट जो है वो उससे ज़्यादा है, या उस रेट के संबंधित हमारी गाइडलाइंस के तहत वहां पर कुछ और एडिशनल एफर्ट्स करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि 16 मई तक कोरोना संक्रमण का जो अनुमान 0 होना था, 8 मई को 56,000 तक कैसे पहुंच गया? तो उसकी वजह भी सामने आई है। कुछ राज्यों ने सही समय पर अपने यहाँ केस के बारे में जानकारी नहीं दी। अब आने के बाद अचानक से केस बढ़ने लगे। कंटेनमेंट जोन के आधार पर काम शुरू किया गया। राज्यों को और पारदर्शी होने की जरूरत है। फील्ड एक्शन भी ठीक करने की जरूरत है। देश में मामले बढ़ रहे हैं, इसकी एक वजह टेस्टिंग भी है। अब ICMR काफी ज्यादा टेस्टिंग कर रही है। कई बिना लक्षण वाले मरीज भी सामने आए। ये हालत तब है जब लॉकडाउन 1 और 2 में सख्ती की गई थी। अब लॉकडाउन 3.0 का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें कई इलाकों में छूट दी गई, शर्तों के साथ दुकानें खुल रही हैं। शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। अप्रवासी मजदूरों को लाखों की संख्या में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेनों से लाया जा रहा है। अब विदेशों में भी लोगों को स्वदेश लाया जा रहा है। जून और जुलाई में संक्रमण के पीक की भविष्यवाणी की गई है। ऐसे में चैलेंज बड़ा है।